जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फोर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम अपने सब्जेक्ट के चैप्टर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारे जो सब्जेक्ट है ये कैफ फोर बिजनेस लॉ, इसके दो बड़े हिस्से हैं। ठीक है, दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। आपने सुना होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तीन तरह की नॉर्मली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स होती हैं, ऐसा ही है। ठीक, तो जो टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, शाबाश, पार्टनरशिप, बेहतरीन बेहतरीन, चलिए कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में इन तीनों टाइप्स ऑफ बिजनेस पे लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती होंगी? तीनों तरह के बिजनेसेस के लिए लॉज बनाए गए हैं कि किसी एक टाइप ऑफ बिजनेस के लिए? सभी के लिए, बिल्कुल ठीक है, सभी के लिए बनाए गए। ज्यादा बड़े लेवल पे कौन सा बिजनेस होता है? कंपनी, शाबाश। तो कंपनीज के लिए एक जो स्पेशल टाइप ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करवाया गया है वो है कंपनीज एक्ट। पढ़ा हुआ आपने? ये कहाँ पढ़ा है आपने? I2 में चले। अच्छा, और क्या क्या कंसेप्ट पढ़ा मुझे बता दें, ये ना मैं दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूँ सर। वैसे दोबारा पढ़ाना है सारा, और कौन से कंसेप्ट इसमें पढ़े हैं? सिर्फ ये नाम ही पढ़ा है कंपनीज एक्ट? ओके चले ठीक है, अच्छी बात है, काम आ जाएगी डिटेल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं स्क्रैच से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि या तो कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं होगा, कोई चांस पे छोड़ भी देते हैं, या अगर पढ़ा भी होगा तो मेरे ख्याल है भूल गए होंगे, तो वो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा जो भी हमारे। और वैसे भी इवन अगर सेम भी हो ना लर्निंग, तो टेस्टिंग स्टाइल डिफरेंट है। वहाँ पे आपने इसे एमसीक्यू स्टाइल में पेपर अटेम्प्ट करना था, तो टीचर्स ने भी गालबन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करवाई होगी। हमारा टेस्टिंग सिस्टम हमारा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, आते हैं ज़्यादातर, तो हमने आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवानी है। तो इवन कंटेंट सेम भी हो, तो चूंकि टेस्टिंग स्टाइल डिफरेंट है, तो हमने उसको अपने स्टाइल से पढ़ाना होगा। कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है। अच्छा, और पार्टनरशिप पे भी कोई लॉ एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। वो कौन से वाला है? पार्टनरशिप, ये भी आपको पता है, शाबाश। और सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, इन पे भी, यानी इंडिविजुअल जो होते हैं, इंडिविजुअल्स, इन पे भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं। जब इंडिविजुअल भी एक दूसरे के साथ बिजनेस लिंक करते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे घर के लिए कोई फ्रिज लाने के लिए गए, शॉप पे आप मार्केट गए, हाल रोड गए, वहां से घर के लिए फ्रिज एसी खरीद के लाए, तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है जो कि इंडिविजुअल्स के दरमियान में है। तो इस पे भी लॉज मौजूद है। उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो ये हर तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे लॉ एप्लीकेबल है। इसके अलावा कुछ और लॉ भी है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और इक्का दुक्का और लॉ, लेकिन ये समझे बेसिक कैटेगरी है। पहले ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे लॉ होते थे, इनको अलग पढ़ाया जाता था और ये सब्जेक्ट अलग होता था, जैसे मैंने कल भी शेयर किया था आपके साथ। लेकिन अब ICAP ने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया। अच्छा, दुनिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉज बिजनेसेस पे ही अप्लाई होते हैं। लॉज और भी बहुत से टाइप्स हैं, जैसे क्रिमिनल लॉज। ठीक है, आपने सुना होगा कि दफा 302, 420, ठीक है, ये सेक्शन, ये लॉज ऐसे भी हैं जो कि क्रिमिनल कंडक्ट को गवर्न करते हैं, कि जो लोग एक दूसरे को अगर कोई नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किस तरीके से पुलिस पकड़ेगी, उनके खिलाफ तफ्तीश होगी, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और उन्हें सजा मिलेगी। लॉ का एक हिस्सा वो भी है, लेकिन वो क्रिमिनल लॉ होता है। लेकिन याद रखें, हम वो नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हमने कोई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं करनी, हमने लॉयर नहीं बनना। हम लॉ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमने लॉयर बनना है, नहीं नहीं, वो तो वकीलों का काम है, वो करेंगे, वो LLB कर रहे हैं। हम जो लॉ पढ़ेंगे वो क्रिमिनल लॉ नहीं है, वो बिजनेस लॉ है जो हम पढ़ रहे हैं। बिजनेस लॉ से क्या मुराद है? ऐसा लॉ
जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होता है। एक बिजनेस करते हुए क्या हमें पता होना चाहिए कि लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है हमारे बिजनेस में। कहीं ऐसा ना हो हम कोई ऐसा काम कर दें, ऐसी एक्टिविटी हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लें जो कि लॉ ने मना किया हो और बाद में हमें फिर वो भुगतना पड़े। तो हम लॉ पढ़ रहे हैं क्या इसलिए कि जाके हमने कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, लीगल केसेस जो है वो हमने लड़ने हैं? नहीं, इसलिए नहीं। किस लिए? उसके लिए वकील है। अगर हमें कोई बिजनेस में भी अगर इवन कोई प्रॉब्लम भी आई ना तो कोर्ट में हमने नहीं जाना, किसी वकील को ही भेजना है। तो सवाल ये है कि हमें फिर लॉ पढ़ाया क्यों जा रहा है? वो इसलिए ताकि अपनी बिजनेस डीलिंग के दौरान में हमें पता, देखें अहम जो आपने क्या इंग्लिश की कहावत होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बजाय ये कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद हम वकीलों के पीछे भागते फिरे कि हमारी जान छुड़ाइए इस मसले से, बेहतर यह है कि हमें पहले ही पता हो हमारे बिजनेस में कौन सी चीजें कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, हम उनको कंप्लाई करें ताकि कोई ऐसे इशू अराइज ही ना हो जिसकी वजह से हमें कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े। इसीलिए आई कैप ने हमारे सिलेबस में लॉ का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि हमें पता हो हम जिस पोजीशन पे भी काम कर रहे हो। देखिए जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे ना आपके पास सारी ऑप्शंस है। आप चाहे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। आप चाहे तो 2-4 लोग मिलकर पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी कंपनी में खुद की कंपनी भी बना सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनी में सीएफओ सीईओ लेवल की पोस्ट पर बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे होंगे। आप वो छोटी मोटी पोजीशन के लिए तैयार नहीं करवाया जा रहा, तो उस पोजीशन पे लीगल रिक्वायरमेंट्स भी एप्लीकेबल होती हैं। तो आपको यह पता हो कोई भी किसी की भी कागज पे साइन करने से पहले आपको पता हो इसकी लीगल पोजीशन क्या है, लीगल इंपोर्टेंस क्या है, क्या ये लॉ मुझे इस काम के करने की इजाजत देता है या नहीं देता। तो मकसद ये है कि जिस प्रैक्टिकल लाइफ में जिस जगह पे भी जो भी बिजनेस आप कर रहे होंगे आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लॉ इस सिचुएशन में क्या कहता है, क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, इस सारी एहतियातों के बावजूद भी अगर कोई ऐसा इशू आ जाता है, लीगल इशू राइज हो जाता है, तो फिर जाहिर है फिर वकील मौजूद है, वो इसी काम के लिए मौजूद है। लेकिन पहली कोशिश हमने ये करनी है हमें लॉ पता हो ताकि हम इन चीजों को अवॉइड कर सके कि लॉ की कोई वायलेशन हो उनसे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का लॉ भी आपको सिखाया जाएगा, पार्टनरशिप के लॉज भी सिखाए जाएंगे आपको और कंपनी के भी। ये तीनों बिजनेस है, बिजनेस के अलावा कोई लॉ आपको नहीं। फैमिली इश्यूज होते हैं कोई लॉ नहीं सिखाया जाएगा, क्रिमिनल केस कोई लॉ नहीं सिखाया जाएगा, उसके लिए एलएलबी है और सीखने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये अच्छा, पहले प्रीवियस सेशन में चूंकि जो कंपनी लॉ वाले स्टूडेंट्स ज्यादा थे तो हमने कंपनी लॉ का पोर्शन पहले पढ़ाया था और इस पोर्शन को हम कहते हैं बिजनेस लॉ। हालांकि पूरे पेपर का नाम भी बिजनेस लॉ है, इसका पुराना नाम होता था मर्केंटाइल लॉ, लेकिन वो टर्म थोड़ा ऑब्सोलीट हो गई है। इसके बजाय हम ICAP ने रिसेंटली जो टर्म यूज की थी उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे बिजनेस लॉ, पूरे सब्जेक्ट का नाम भी बिजनेस लॉ है, लेकिन इस सेक्शन को क्या बोलेंगे हम, कंपनी लॉ। तो पिछले सेशन में कंपनी लॉ के स्टूडेंट ज्यादा थे, कंपनी लॉ पहले पढ़ा था, बिजनेस लॉ बाद। इस सेशन में क्या है, बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स ज्यादा है। अब वो कंपनी लॉ क्योंकि ट्रांजिशन हुआ ना, तो ट्रांजिशन फेज में एडजस्टमेंट होती है इस तरह की एक आधी अटेम्प्ट में। अभी भी हालांकि कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स हैं लेकिन तादाद में वो कम है, इसीलिए अब हम क्या करें, इस अटेम्प्ट में बिजनेस लॉ स्टार्ट पहले करेंगे और फिर उसके बाद हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर भी है क्योंकि ये वाला पोर्शन लेंथ, इसमें 15 चैप्टर्स हैं, इसमें 10 हैं। लेंथी, शॉर्ट, इजी, डिफिकल्ट कंपैरेटिवली। चैप्टर्स कम है लेकिन कंसेप्ट थोड़े टेक्निकल है। इसमें चैप्टर ज्यादा है लेकिन ये आसान है और चैप्टर्स भी छोटे छोटे हैं इसमें। तो पहले हम हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन में कंपनी लॉ ओनली वाले पोर्शन में एडमिशन लिया है उनके लिए एडवाइस ये है कि वो लगभग 1.5 महीना जो है ना वो दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें। फिर उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने बाद जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे बिजनेस लॉ, फिर कंपनी लॉ में आएंगे, फिर आपको लेक्चर मिलना शुरू होंगे। मीनवाइल अगर उन्होंने कोई फीस ऑलरेडी दी हुई है तो वो अगर चाहे तो रिफ़ंड के लिए फाइल क्लेम कर सकते हैं, उन रिफ़ंड लेना चाहे रिफ़ंड ले सकते हैं, वेट करना चाहे वेट कर सकते हैं। और रिज़ल्ट के बाद चूँकि फ़ीस हमारी ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ,
ऑनलाइन की फ़ीस कम हो जाती है तो आपकी एडजस्टमेंट भी हो जाएगी, यानी पहले अगर फ़ीस दी हुई है तो ज़ाहिर लेक्चर तो पहले नहीं ना मिले, तो यही समझा जाएगा कि वो रिज़ल्ट के बाद आए हैं और वो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली जो लोअर वाली फ़ीस होगी वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप इस पॉलिसी से मुतमिन नहीं या रिफ़ंड लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी तरतीब होगी। डन जी, क्लियर? अच्छा चलिए, तो मुझे बताइए सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी लॉ, आपके ख्याल में इन तीनों में से कंपैरेटिवली इजी बिजनेस कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब पहले हमें क्या पढ़ते हैं? सोल प्रोप्राइटर से स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप बाद में पढ़ेंगे, कंपनी लॉ भी बाद में पढ़ेंगे, और अगर कोई और छोटे मोटे लॉस हुए वो भी हम बाद में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। यानी इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी केस स्टडीज होंगी, उसमें कोई ना कोई इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ डीलिंग कर रहे होंगे, कोई ना कोई इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ डीलिंग कर रहे होंगे, ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो स्टूडेंट आईकैप की बुक से पढ़ रहे होंगे, देखिए अमूमी तौर पे मेरी आदत है, मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि किसी के ऊपर भी कमेंट करना मुनासिब नहीं है। समटाइम शायद मैं भी जब मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ, लेकिन अगर मैं भी करता हूँ तो वो गलत करता हूँ। मुझे किसी के ऊपर भी कमेंट नहीं करना चाहिए, ना किसी इंडिविजुअल के ऊपर, ना किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर। लेकिन पर्सनली जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि वो उनमें कोई डेफिशिएंसी है। उसी तरह ये जो आई कैप की एक पॉलिसी, कुछ पॉलिसीज होती हैं, जाहिर है हर एक अपना ओपिनियन, हर प्रोफेशनल का अपना ओपिनियन होता है। उसमें जो कंबाइन हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है। ये जो पेपर कंबाइन हुआ, इसमें कंबाइन करते हुए रैशनलाइजेशन कुछ मजीद शायद होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये मेरा अपना ओपिनियन है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे चैप्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, लगभग जो प्रीवियस हमारा एजुकेशन सिस्टम था उस लिहाज से ये वाला पेपर लगभग डबल हो गया। लेंथ में थोड़ा सा कम हुआ 20% के करीब, 100 एंड समझने 70% हो गया, पहले अगर 100% था, लगभग डबल हो गया है। और टेस्टिंग स्टाइल आई कैप का सेम होता है, याद रखिएगा आई कैप टेस्टिंग स्टाइल में कंप्रोमाइज नहीं करता। ठीक है, अगर सिलेबस ज्यादा हुआ है टेस्टिंग स्टाइल सेम रहेगा। आई कैप अपनी क्वालिटी, मैंने नहीं देखा कभी कि क्वालिटी को उसने रिड्यूस किया हो, क्वालिटी सेम रखेगा। फर्क किस पे आएगा? आपकी पासिंग परसेंटेज पे। इसलिए एक्सपेक्टेड है कि जो कंबाइन पेपर है इसकी पासिंग परसेंटेज इंडिविजुअल पेपर की निस्बत कम होगी, क्योंकि जाहिर है कि एक पेपर के दो हिस्से करके अलग अलग पास करना आसान है, और उसको कंबाइन करके पास करना थोड़ा, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मुझे याद आ गया, हमारे ज़माने में 9th और 10th का इकट्ठे पेपर होते थे, तो हमें 9th क्लास में 9th का सिलेबस पढ़ना पड़ता था और 10th क्लास में 9th और 10th दोनों का पढ़ना पड़ता था, क्योंकि इकट्ठे पेपर होते थे। अब शायद 9th के पेपर अलग और 10th के अलग, ऐसे होता है। हाँ, तो जो हमारे जैसे पुराने लोग होंगे ना वो कहेंगे अब तो बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि 9th में सिर्फ 9th का सिलेबस और 10th में सिर्फ 10th का। अब आपके साथ यही हुआ है, पहले जो 9th और 10th एक तरह से इस सब्जेक्ट की अलग अलग होती थी, अब क्या हुआ है? कंबाइन हो गई है, और आपने इसको आधे टाइम में कंप्लीट करना है। अब इसके लिए क्या है? अब इसके लिए चूंकि आई कैप ने जो मूव किया है स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो गया है, तो अब हमें भी, मैं भी जाहिर है आपको उस स्टाइल के साथ नहीं पढ़ाऊंगा जिस स्टाइल के साथ प्रीवियस सेशन में जब अलग अलग होते थे पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमने बड़े ही कोई शातिर तरीके के साथ कोई ऐसे दाव पेच लगाने हैं कि आई कैप का जो लेवल उसने मेंटेन किया है हम उस लेवल को अचीव कर ले, और मिनिमम एफर्ट्स के साथ, क्योंकि ये मिनिमम एफर्ट के साथ उसको अचीव करना अब हमारे लिए एफिशिएंसी का सवाल नहीं है, हमारे लिए सर्वाइवल का सवाल है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो मैंने क्या किया है, इसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, उनको हमने थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है। आपको जब इस सेशन की बुक आप देखेंगे, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह, उम्मीद है 3-4 दिन में पब्लिश होके अवेलेबल होगी मार्केट में, तो वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगी प्रीवियस एडिशन की निस्बत। ठीक है, पहले वो आप देखेंगे, पहले हमने उसमें कुछ चीजें जो है वो थी एक्स्ट्रा, आई कैप की हर चीज को इंक्लूड किया हुआ था।
अब हमने बड़ा ही कैलकुलेटेड और वेल थॉट डिसीजन करके एक एक क्वेश्चन को देख के कि ये क्वेश्चन बच्चे को करवाना है, इसको इंक्लूड करना है, इसको नहीं करना। छोटे छोटे जो गैर जरूरी किस्म के क्वेश्चंस होते थे उनको हमने एक्सक्लूड कर दिया। अगर एक ही कंसेप्ट के ऊपर एक ही तरह के दो क्वेश्चंस हैं तो फिर हमने कोशिश किया उनमें से एक क्वेश्चन जो है उसको अलग कर दिया जाए, बुक में इंक्लूड ना करें, उसको किसी टेस्ट में टेस्टिंग के लिए हम यूज कर लेंगे, ये बुक में इंक्लूड ना करें। यानी अब जो कंसेप्ट्स हैं और जो क्वेश्चंस है वो आपके बड़े ही कैलकुलेटेड वे में हमने उसको कंपाइल किया है, उसको अरेंज किया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इस चीज से परेशान नहीं होना कि अब आपको शायद डबल एफर्ट करनी पड़ेगी। नहीं, इंशाल्लाह एफर्ट आपको एक सेशन जितनी ही करवाएंगे, लेकिन सिलेबस उसमें 2 सेशन वाला कवर होगा। आपने सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, कल भी मैंने बोला था, डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना। ठीक है, 2 घंटे कहा था मैंने कल आपसे। हाँ, 2 घंटे डेली आपने पढ़ना है, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डन जी? चलिए, अच्छा ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट आईकैप की बुक पढ़ते हैं तो जब हमारी बुक को आईकैप की बुक के साथ कंपेयर करेंगे ना तो उसमें मटेरियल कंसेप्ट सेम होगा, कंसेप्ट में फर्क नहीं है, लेकिन जब वो क्वेश्चंस को देखेंगे ना या एग्जांपल्स को देखेंगे, क्वेश्चन या एग्जांपल्स को देखेंगे तो आईकैप की बुक में उन्हें क्वेश्चन या एग्जांपल्स ज्यादा मिलेंगी। तो आपने ये नहीं सोचना कि वहां पे प्रैक्टिस करना ज्यादा बेहतर है, ये नहीं सोचना कि ज्यादा क्वेश्चन इज इक्वल टू ज्यादा प्रैक्टिस इज इक्वल टू हायर चांस ऑफ पासिंग। ये फार्मूला इस सब्जेक्ट में ये नहीं। वो एग्जांपल बिला वजह की थी, फजूल से थी, उनमें कोई ऐसे कंसेप्ट भी बिल्ड नहीं होते, ना ही कैप टेस्टिंग करता था। ठीक है, तो उसको हमने अलग कर दिया है ताकि आप बड़े मिनिमम टाइम में आप कवरेज भी सारी, कंसेप्ट सारे पूरे होंगे। कंसेप्ट में हमने एक कंसेप्ट नहीं छोड़ना, वो तो जो पिछले सेशन में थे वही इस सेशन में। प्रैक्टिस करते हुए ऐसे छोटी छोटी एग्जांपल्स जो कि बड़े क्वेश्चन में भी कवर हो जाते। देखिए आईकैप का स्टाइल पता है क्या है, ये खास तौर पे जो स्टूडेंट आईकैप की बुक पढ़ेंगे ना मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और आईकैप का स्टाइल ये है, बिजनेस लॉ के अंदर, कंपनी लॉ में उसका स्टाइल ठीक है, कंपनी लॉ में प्रॉब्लम नहीं आई है, बिजनेस लॉ वाले पोर्शन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पहले एक कंसेप्ट समझाएगा, उसको स्टेप लेवल 1 पे, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, स्टेप बाय स्टेप 4, 5, 6, फिर उसके बाद एक कंप्रीहेंसिव पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते थे, स्टूडेंट को ये क्वेश्चन करवाया, ये एग्जांपल करवाई, ये एग्जांपल करवाई, 8-10 एग्जांपल करवा के फिर उसके बाद किसी एम लेवल का क्वेश्चन पे आ गए। अब क्या होगा, अब वो जो छोटे छोटे कंसेप्ट एग्जांपल थी ना वो क्लास में ज़बानी कलाम में डिस्कस कर लेंगे हम, और आपको होम असाइनमेंट के तौर पे या जो क्लास में जब हम प्रैक्टिस कंप्लीट प्रैक्टिस होगी उसमें आपको जो फाइनल आईकैप का कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, वो आप होम असाइनमेंट के तौर पे करें। अगर वो आपने ठीक कर लिया, अगर वो क्वेश्चन आपने केस स्टडी समझ ली जो बड़ी वाली है, जो आईकैप ने पास्ट पेपर में टेस्ट की हुई है, तो इसका मतलब है उस केस स्टडी तक पहुंचने के लिए जो छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई हुई थी आईकैप ने वो भी आपने ऑटोमेटिकली कवर कर ली, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं मेरा? ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो, वरना याद रखें आपके अगर उस चीजों को करने बैठ के ना आईकैप की जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, बिजनेस लॉ आपका 3 महीने ले लेगा, फिर कंपनी लॉ के लिए 1 महीना ऐसे स्टूडेंट के पास बचेगा, उसमें तैयारी अच्छी नहीं हो सकेगी, पास होने में मुश्किल होगी। इसलिए मैं अभी बता रहा हूं हमने बैलेंस रख के चीजों को चलना है। ये हरगिज नहीं करना कि एक बिजनेस लॉ जो है इसके ऊपर ज्यादा टाइम दे दिया, कंपनी लॉ के ऊपर कम, या कंपनी लॉ के ऊपर ज्यादा दे दिया, बिजनेस लॉ के ऊपर कम। नहीं, बैलेंस रख के चलना है। एग्रीड जी? चलिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, ज़हन में कोई सवाल आ रहा हो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं आ रहा? ओके, चलिए आए। हम भी ऐसे ही करते थे, हम कहते हैं सर को, सर जो करवाना है करवाएं, हम बस जो करवाते जाएंगे हम करते जाएंगे, बस बाकी आप जाने, आपका काम जाने। अच्छी स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी है भाई, उस्ताद जो कहता जाए वही करते जाए इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट आम जुबान में हम लफ्ज बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, ठीक है, उससे रिलेट करता है। यानी इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कोप क्या है ये सुन लें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कोप ये है, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक चलेगा। आपके सिलेबस में चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 10 तक चलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और सारे चैप्टर्स में डिस्कस एक ही चीज करेगा। 9 चैप्टर्स है लेकिन डिस्कस
हाँ परचेज करेगा। क्या दो लोगों के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ, दो लोगों के दरमियान में कोई एग्रीमेंट हुआ, उसमें किसी एक पर्सन ने उसकी वायलेशन की, अब बताइए क्या करना चाहिए? पहले वाले पर्सन को क्या करना चाहिए जिसने वायलेशन की? कभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, बताओ उसको क्या करना चाहिए, और कभी दूसरे वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा जिसके साथ वायलेशन हुई, जो इनोसेंट पार्टी है, जो एग्रीव्ड पार्टी है, कि बताओ उसे क्या करना चाहिए। जितने भी चैप्टर्स होंगे कहानी उसमें लगभग यही होगी। क्या दो लोगों के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ, अब एग्रीमेंट की नेचर चेंज होती जाएगी, कभी किसी किस्म का एग्रीमेंट होगा, कभी सेल परचेज का होगा, कभी सर्विस प्रोवाइड करने का होगा। एग्रीमेंट हुआ और फिर उसके बाद क्या होगा, उनमें से किसी एक ने उस एग्रीमेंट की वायलेशन की होगी और हमसे क्या पूछेगा कि बताओ अब क्या करना चाहिए। कभी कहेगा पार्टी ए के बारे में बताओ उसको क्या करना चाहिए, कभी क्या बोलेगा पार्टी बी के बारे में बताओ उसको क्या करना चाहिए, और कभी कभी कहेगा दोनों के बारे में बता दो। हम कहेंगे ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्कोप। लेकिन जाहिर है इतना सिंपल चीजें नहीं है, वो बात से बात निकलती है, जैसे जैसे चैप्टर समझाएंगे उसमें मजीद कई चीजें नहीं आएंगी दरमियान में, लेकिन ओवरऑल जो समझ लीजिए स्ट्रक्चर जो है ना पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो ये। और देखिए नाम से ही नजर पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट। ये बिजनेस एग्रीमेंट्स को डील कर रहा है, सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट किसको डील कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिजनेस एग्रीमेंट्स को डील कर रहा है। और डेफिनेटली कोई ना कोई बिजनेस एग्रीमेंट हुआ है तो कोई वायलेशन होगी, तभी तो लॉ के बाद भाई जब सारे लोग अपने अपने हुकूक व फराइज सही तरीके से अंजाम देते रहे तो कोई पुलिस की, कोई थाने कचहरी की कोई जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इनकी जरूरत कब पड़ती है, जब कोई एक पार्टी कोई गलत काम करती है। फिर तो जब भी एग्रीमेंट होगा याद रखें, जो भी एग्जाम में इसका मतलब है जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस स्टडीज आएंगी उन सब में किसी ना किसी एक पार्टी ने कुछ गड़बड़ की होगी, कुछ ना किसी एक पार्टी ने गड़बड़, और हमसे वो पूछेगा कि बताओ अब इस सिचुएशन में क्या करना है। नो प्रॉब्लम, बता देंगे हम उसको। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है, सिर्फ कुछ टर्म्स सीखनी है, कोई लीगल कंसेप्ट नहीं सीखने। आज के लेक्चर में क्या सीखना है, कुछ टर्म्स सीखने हैं। जैसे काउंटिंग सीखी ना आपने, तो उसमें पहले आपको पहले गालबन जो शुरू के लेक्चर होंगे उसमें कुछ टर्म्स ही सिखाई होंगी। एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या है, फिर उसके बाद इक्वेशन बताई गई होगी, फिर डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, फिर उसके बाद जाके असल चीजें आई होंगी कि भैया ये इन्वेंट्री की काउंटिंग कैसे करनी है, फिक्स एसेट की काउंटिंग कैसे करनी है, डेबिट क्रेडिट लेजर वगैरह वगैरह। तो उसी तरीके से हमारे सिलेबस में भी है इसी तरह। क्या आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है, कुछ बेसिक टर्म्स सीखनी है, ठीक है। लेकिन ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। जैसे आप देखें शुरू में जब आपने एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस की टर्म सीखी काउंटिंग में, तब से लेके आज तक अकाउंटिंग का एक लेक्चर आपका ऐसा नहीं गया होगा जिसमें ये टर्म यूज ना हुई हो। कि हुआ ऐसा? नहीं, कभी। हर लेक्चर में यूज होती है। उसी तरीके से आज जो आप टर्म सीखेंगे ये आपके बिजनेस लॉ में आगे चल के, जब तक बिजनेस लॉ चल रहा है, ये हर लेक्चर में टर्म्स यूज होंगी, हर लेक्चर में। इनको अच्छे तरीके से समझना है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इजी है। ये मैंने बताया पूरा बिजनेस लॉ जो है ये कंपैरेटिवली इजी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म क्या है, ऑफर या प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब ये तो आपने सुना ही होगा लफ्ज। ऑफर का मतलब भी वही है, क्या करना। ऑफर का मतलब या प्रपोजल का मतलब क्या है, ऑफर का मतलब भी सुना होगा, क्या, कोई पेशकश करना। लेकिन याद रखिएगा ये बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी ऑफर होंगे, जितने भी प्रपोजल होंगी, वो कौन सी वाली होंगी, वो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, पर्सनल नहीं होगी। कौन सी होगी, बिजनेस। ऑफर या प्रपोजल का मतलब ज्यादातर टर्म यूज होती है ऑफर, लेकिन कभी, अच्छा चले पहले लफ्ज से ही मुझे ICAP का तरीका वारदात एक याद आ गया, आपके साथ शेयर कर देता हूं। कुछ टर्म्स के साथ अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी लिखी होगी, जैसे ऑफर है उसके साथ प्रपोजल। ज्यादातर ऑफर ही बोला जाता है,
लेकिन आई कैप एग्जाम में क्या करेगा, प्रपोजल के साथ कंसर्ट पूछ लेगा, प्रपोजल को डिफाइन करो। स्टूडेंट कहेगा ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। एक दफा ऐसे हो चुका है, एक टॉपिक था, उसमें एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, उसके 2 नाम थे। चलते चलते हमने बता दिया एक दफा, ठीक है, लिख दिया, किताब में भी लिखा हुआ था, बोर्ड में भी लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन आईकैप ने वो जो बार बार क्लास में जो टर्म्स यूज हुई, आईकैप ने उस टर्म को नहीं पूछा। वो जो अल्टरनेट टर्म्स थी ना कि इसको ये भी कहते हैं, आईकैप ने कहा ये दूसरे के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करो। स्टूडेंट कहने लगे, कुछ स्टूडेंट जो जरा थोड़े अच्छे स्टूडेंट थे ना, जो ये नोट कर लेते थे, अच्छा इसका ये नाम भी है, इसका दूसरा नाम ये भी है, इसका तीसरा नाम ये भी है, उन्होंने पिक कर लिया। कुछ स्टूडेंट कहने लगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। मैंने कहा फिर किताब खोल के देखो ये लिखा हुआ है। ओहो, तो एक तरीका वारदात आईकैप का क्या है कि अल्टरनेट टर्म्स को पूछ के कंसेप्ट टेस्ट कर लेता है। इसीलिए जितनी भी कंसेप्ट्स की अल्टरनेट टर्म्स आएंगी, आपने उसको खास तौर पे अंडरलाइन करना है और पढ़ना समझना है। एग्रीड? क्लास में ज्यादातर हम जाहिर है एक ही टर्म बोलेंगे। बार बार मैं ऑफर के साथ प्रपोजल भी बोलूं, वो मुझे बोलने में भी अजीब लगेगा, आपको सुनने में भी अजीब लगेगा। एक ही दफा कह दिया, क्या ऑफर का मतलब प्रपोजल भी है। तो अगर कभी पूछे डिफाइन ऑफर तो भी वही बात, अगर कहे डिफाइन प्रपोजल तो भी वही बात। आगे चलते, ऑफर क्या है, ऑफर किसको कहते हैं या प्रपोजल? विलिंगनेस टू डू समथिंग, कि जब कोई पर्सन कुछ करने के लिए तैयार है, विलिंगनेस टू डू समथिंग। लेकिन सिर्फ अगर ये कहा जाए ना विलिंगनेस टू डू समथिंग है, कोई करना चाहता है, तो इससे कोई वन साइडेड एक्शन जहन में आता है। जैसे ये कहे कि सर मैं तो सीए करने के लिए तैयार हूं, मैं विलिंग हूं सीए करने के लिए, ये कोई ऑफर नहीं, इसमें कोई ऑफर है? ये कोई ऑफर नहीं। हाँ, अगर ये विलिंगनेस टू डू समथिंग हो, किस लिए कि मेरी कंसेंट भी ऑब्टेन करनी है, कंसेंट का मतलब मेरी रजामंदी भी हासिल करनी है, फिर ये ऑफर बनेगी। अगर ये कहे सर मैं अपनी बाइक आपको बेचना चाहता हूं, क्या आप मेरी बाइक खरीदेंगे? अब ये भी विलिंगनेस है, लेकिन अब इस विलिंगनेस के साथ क्या है कि वो मेरी कंसेंट हासिल करना चाहता है। ये है ऑफर, विलिंगनेस टू डू समथिंग, और किस लिए? टू ऑब्टेन कंसेंट या असेंट, 2 लफ्ज बोले जाते हैं, कंसेंट भी सी के साथ भी और ए के साथ भी, कंसेंट या असेंट हासिल कर, रजामंदी हासिल करने के लिए। किताब में देखेंगे ना तो उसमें एक नॉट के साथ भी कुछ लिखा होगा, उसको इग्नोर कर देना है। नोट्स में शायद नॉट के साथ भी कुछ लिखा होगा, उसको इग्नोर कर देना है। तो ऑफर क्या हुई? एक पर्सन वो कुछ करना चाहता है और दूसरे की रजामंदी हासिल कर रहा है। जाहिर है बिजनेस आप पढ़ रहे हैं तो वो कोई ना कोई चीज या तो खरीदना चाहता होगा या कोई ना कोई चीज बेचना चाहता होगा। ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं, वहां पे एक दुकानदार आपको कहता है सर जी आइए हमारे जूते खरीद लीजिए, ऑफर लगी हुई है, सेल लगी हुई है, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, आइए जरा शॉप के अंदर आइए। ये क्या है? ऑफर एक तरह से। तो ऑफर क्या है? आप किसी पर्सन को कोई चीज खरीदना या बेचने के लिए उसे कहते हैं, उसकी रजामंदी हासिल करना चाहते हैं, ये ऑफर है। अच्छा, जो पर्सन कोई चीज एक चीज में रखिएगा, मैं अगर इनको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूं, ये भी ऑफर है, और मैं अगर इनकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, ये भी ऑफर है। कभी कभी केस स्टडी ऐसे स्टार्ट होगी कि मैंने इनको ऑफर की कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे, ये भी ऑफर है। कभी केस स्टडी ऐसे स्टार्ट होगी, मैंने इनको ऑफर की कि क्या आप अपनी गाड़ी बेचेंगे, यानी ऑफर टू सेल समथिंग की भी हो सकती है और ऑफर टू बाय समथिंग की भी हो सकती है। बिजनेस में सेल परचेज दोनों होते हैं, हर बिजनेस सेल भी करता है परचेज भी करता है, समझ रहे हैं? ऑफर क्या है? विलिंगनेस टू डू समथिंग और दूसरे की कंसेंट ऑब्टेन करना। ऑफर समझ आ गई? चले कोई एग्जांपल दे सकते हैं ऑफर की? कोई सेल पे कोई एग्जांपल दे दीजिए, कोई एग्जांपल। जैसे नहीं, कार के अलावा कोई एग्जांपल दें। शाबाश, हाँ उसका शाबाश, बेहतरीन एग्जांपल।
एक पर्सन दूसरे को कहता है कि आप मेरा घर बेचे, क्या आप मेरा घर खरीदेंगे, ये क्या है, ये ऑफर है। और आप क्या ऑफर होता है, परचेज परचेज रिक्विजिट, हाँ एम्प्लॉयमेंट की ऑफर, शाबाश। एक एम्प्लॉय, एक कंपनी किसी कैंडिडेट को ऑफर करती है, क्या आप 50,000 पर मंथ में हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, ये क्या है, ये भी ऑफर है। ये सारी ऑफर, ओके। अच्छा, अब इसका मतलब यह हुआ ऑफर में दो लोग हैं इन्वॉल्व, 2 पर्सन। किसी भी ऑफर में कितने लोग हैं, 2 पर्सन हैं। एक ऑफर करने वाला और दूसरा कौन, ना एक्सेप्ट करने वाला नहीं। ये यहां पे कानून है, क्या लाजमी है कि मैं जिसको ऑफर करूंगा वो एक्सेप्ट कर ही लेगा, नहीं, लाजमी नहीं है। तो दूसरे पर्सन को हमने एक्सेप्ट करने वाला नहीं कहना, क्योंकि दूसरा पर्सन कभी एक्सेप्ट करेगा, कभी रिजेक्ट भी करेगा। तो जो पर्सन ऑफर कर रहा होता है उसे बोलते हैं ऑफरर, ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाती है उसे बोलते हैं ऑफरी, ऑफरे। मैं कहता हूं भैया ये मेरा मोबाइल क्या आप 20,000 में खरीदेंगे, ये ऑफर है। ये जो मैंने इनको स्टेटमेंट दी इसको क्या कहेंगे, ऑफर। और मुझे क्या कहेंगे, ऑफरर। और इनको क्या बोलेंगे, ऑफरी, ऑफरी, ठीक है। ऑफरी, ऑफरर ऑफरी को ऑफर करता है। ये बात समझ आ रही है। ऑफर करने वाला कौन है, ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाए, ऑफरी। शाबाश, ये 3 टर्म समझ आ गई। ऑफर क्या है, डन। और ऑफर, ऑफर करने वाला ऑफरर, जिसको की जाए। चलिए भाई इसको तो टिक लगा दें, टू हुम ऑफर इज मेड। पहला मिशन हमारा कंप्लीट हो गया ऑफर का। आगे चलें। अच्छा चलिए, यहां पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। हाँ वो हो सकता है, बिल्कुल बहुत से हो सकता है, लेकिन हमने अपने सिलेबस की हद तक रहना है, ठीक है। हमने अपने सिलेबस के अंदर, सिलेबस में आपको वो इंडिविजुअल्स के दरमियान में ही ऑफर करवाएगा। कभी कभार कोई पार्टनरशिप का टेस्ट कर लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने भाईजान को ऑफर की, क्या 20,000 में मेरा मोबाइल खरीदोगे, मैं ऑफरर, ये भाई ऑफरी, डन। क्या ये क्या जवाब देंगे, 3 पॉसिबिलिटीज है। या तो एक्सेप्ट करेंगे, यस बोलेगा, या नो बोलेगा, या साइलेंट रहेगा। या यस बोलेगा, या नो बोलेगा, या साइलेंट बोलेगा। असूल सुन ले, अगर इसने बोला यस, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। अगर बोला यस, इसको क्या बोले, एक्सेप्टेंस। अगर बोलता है नो, इसको बोलता है रिजेक्शन। शाबाश, रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब बात खत्म, एक्सेप्टेंस का मतलब बात आगे बढ़ी, रिजेक्शन का मतलब बात उधर ही खत्म। साइलेंस रहता है अगर साइलेंट, इसका मतलब क्या है, हाँ सोच रहा है। साइलेंस का मतलब याद रखें, ना तो हाँ है ना ही ना है। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंट रहना एक्सेप्टेंस नहीं है, ये असूल याद रखिएगा। अगर कोई पर्सन साइलेंट रहता है तो ये कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं बने। तो अच्छा, आपसे मैंने ऑफर की, मैं ऑफरर, ये भाई ऑफरी। अगर इन्होंने कहा सर नहीं मुझे नहीं मोबाइल चाहिए, ये क्या होगा, रिजेक्शन। और अगर कहते हैं मोबाइल चाहिए, ठीक है सर मैं तैयार हूं, एक्सेप्टेंस। और अगर साइलेंट रहता है, ना रिजेक्शन ना एक्सेप्टेंस। खास तौर पे केस स्टडी को सामने रखते हुए असूल याद रखिएगा, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसमें ट्विस्ट आगे आएगा, वो आगे जब एडवांस लेवल पे आएगा तब देखेंगे। फिलहाल और होना भी नहीं चाहिए, साइलेंस एक्सेप्टेंस तो नहीं होनी चाहिए। ओके आगे चलते हैं। तो बात कुछ स्टूडेंट होते हैं मूवी शूवी देख रहे होते हैं, वो कहते हैं सर मैंने मूवी देखी थी, उसमें वो पूछते थे हाँ जी कबूल है, तो वो दुल्हन जो थी वो चुप कर गए, ऐसा है।
वो अलग, मूवी में जो मर्जी दिखाते रहे, मूवी में जो मर्जी दिखाते रहे। लॉ क्या कहता है? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस ये दो तरीकों से दी जा सकती है। एक्सेप्टेंस एक अल्फाज से, एक अंदाज से। अल्फाज से, अंदाज से। अल्फाज का क्या मतलब? ये कह दे यस सर, मैं कहता क्या आप मेरा मोबाइल 20,000 में खरीदेंगे? ये कहते हैं यस सर। ये क्या है? यस। अच्छा, ये अल्फाज बोल के भी, अगर ये बोल के कह देते हैं जी सर मुझे मंजूर है, बताइए कि एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं? याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट का रिटन होना लाजमी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकते हैं। कुछ खास किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बड़े बड़े, जैसे प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं ना जब आप, वो रिटर्न में होना जरूरी है। कुछ खास किस्म के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका रिटर्न में होना जरूरी है। लेकिन जनरल रूल क्या है? वो रेयर केस है, वो एक्सेप्शनल केस है। जनरल रूल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इन भाईजान ने बोल के कहा जी सर मुझे मंजूर है, मोबाइल 20,000 में खरीदूंगा, ये क्या है? एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल है। ओरल, इसको कहते हैं एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेस जब अल्फाज के जरिए कह दिया। अच्छा, अगर बोल के नहीं कह रहा, लिख के कह दिया जी सर, फिर क्या होगा? ये भी एक्सप्रेस। बिल्कुल, इसका मतलब है एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस वो जो अल्फाज के जरिए से की जाए। अल्फाज रिटन भी हो सकते हैं, लिखत पढ़त वाले भी, ज़बानी कलामी भी हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं। तो जब आपने अल्फाज के जरिए से, क्लियर वर्ड के जरिए से एक्सेप्टेंस दी, इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कंसेंट। ठीक है। मैंने भाईजान को फोन किया, उन्होंने फोन पे कह दिया ठीक है सर मुझे मंजूर है, क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक होता है इम्प्लाइड कंसेंट, इम्प्लाइड एक्सेप्ट। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है? बाय कंडक्ट। मैं कहा भाई क्या 20,000 में मेरा मोबाइल खरीदोगे? उसने बोला, मुंह से कुछ नहीं बोला, ना लिखा। ये क्या है? इसका क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? एक्सेप्टेंस है। ये एक्सेप्टेंस क्या कहलाती है? इम्प्लाइड। ये बाय कंडक्ट है, बाय बिहेवियर है। याद रखिए। और इसके ऊपर आई कैप इसके गिर्द भी घूमता है, इसके ऊपर भी केस स्टडी आई कैप टेस्ट करता है, बाय कंडक्ट। तो याद रखे, आपने अल्फाज से भी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं और आप अपने बिहेवियर से भी एक्सेप्टेंस दे, बिहेवियर से भी। ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए मैंने कहा भाई ये देखो मेरा मोबाइल, क्या 20,000 में ये खरीदोगे? इन्होंने मोबाइल पकड़ के फेंक दिया। तो ये क्या है? बोला कुछ नहीं, रिजेक्शन। क्या एक्सप्रेस नहीं है, क्या है? इम्प्लाइड। तो याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। रिजेक्शन भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है, लेकिन चूंकि कहानी रिजेक्शन पे खत्म हो जाती है, एक्सेप्टेंस से आगे चलती है, तो इसलिए उसने एक्सेप्टेंस के एग्जांपल के साथ हमें समझाया है। भाई एक्सेप्टेंस समझ आ गए? तो फिर से बताइए, मैंने इन भाईजान को ऑफर की, इन्होंने कहा नो, क्या हुआ? इन्होंने कहा यस, एक्सेप्ट। जो यस बोला तो एक्सेप्टेंस कौन सी है? एक्सप्रेस के इम्प्लाइड? एक्सप्रेस। क्या फर्क पड़ता है कि एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस है कि इम्प्लाइड के? दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। कानूनी तौर पे दोनों में कोई फर्क नहीं है कि एक्सप्रेस का दर्जा बुलंद है और इम्प्लाइड का दर्जा कम, ऐसी बात नहीं है, दोनों एक बराबर। डन जी, यहां तक हो। और अगर वो साइलेंट रहता है तो, हाँ केस स्टडी में ये भी पूछा हुआ उसने, साइलेंट रहता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरा मिशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए यहां पे चेक पॉइंट आ गया। मेरे भाई इधर दरमियान में आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मैंने रोक लिया था उस वक्त। अब हाँ, काउंटर लिखा हुआ है, काउंटर ऑफर नहीं, वो भी नहीं पढ़ाना, वो पता नहीं क्या होता है, बड़ी मुश्किल चीज होती है कोई ना, अभी नहीं। हाँ, प्रूफ कैसे होगा, ये सवाल भी अक्सर पूछते हैं कि मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकते हैं,
रिटर्न भी हो सकते हैं। तो प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ कैसे होगा? ये याद रखे, पहले चीज तो ये याद रखे प्रैक्टिकली कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लिखत पढ़ रिटर्न भी होगा ना, उससे मुकर जाएंगे, उससे मुकर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। वो एक वकील के पास में गपशप हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी एक केस ऐसा भी था कि एक पर्सन था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो अंगूठा लगाना होता है, उसने अंगूठा लगाया और उसके बाद मुकर गया और अपना अंगूठा काट, डील बड़ी थी कि भाई ये तो मैंने लगाया ही नहीं। अगर कोई मुकर जाए तो फौरी तौर पे जाहिर है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। कोई इस पुराना केस था, नया नहीं था, क्योंकि नया हो तो जाहिर है वो नादरा के ऑफिस में रिकॉर्ड होता है, वहां से भी वेरीफाई हो जाता है, लेकिन पुराना केस था। तो जिसने मुकरना हो ना, वो लिखत पढ़त करके भी मुकर जाता है, और जिसने नहीं मुकरना हो वो अल्फाज पे भी कायम रहता है। लेकिन याद रखे, जो अल्फाज पे भी कायम रहते हैं ना, ये दुनिया में बहुत कम लोग हैं, ना होने के बराबर। और जो लिखत पढ़त करके भी मुकरना वाले होते हैं, ये भी कम होते हैं, लेकिन इनका इलाज भी होता है, वो वकील कर लेते हैं, वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं भाई अब मुकर के दिखाओ। ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि जिनके साथ अगर आप रिटर्न में चीजें करेंगे तो वो पूरी कर, अगर ज़बानी कलामी करेंगे तो फिर वो हेर फेर कर देते, मुकरते नहीं है, लेकिन वो कहते नहीं ये चीज एग्री तो हुई थी, ऐसा नहीं ऐसे हुई थी, ऐसी नहीं ऐसे हुई थी। तो पहला तरीका असूल क्या है, सुन लीजिए। आज के लेक्चर में कुछ भी ना समझे, कुछ भी ना लेके जाए, एक चीज लेके जाए, क्या? किसी के साथ भी जिंदगी में कोई एग्रीमेंट करना है, रिटर्न में होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। मैं हमेशा आपको एडवाइस, बल्कि आपको एक आदत बना लीजिए। दोस्त है, कहता है यार 10,000 रुपया चाहिए, बस अगले महीने आ जाएंगे पैसे तो वापस कर दूंगा। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे दोस्त होते हैं नहीं भी बता ना कर पाते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, कोई बात नहीं है, जरूर उनसे क्या कहें। अब उनसे ये भी नहीं कह सकते कि भैया आओ जरा लिख के दे दो मुझे, उनसे कहे एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, उनसे कहे ईमेल कर दें मुझे। व्हाट्सएप पे मैसेज बेहतरीन है भाई, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। जिसकी नीयत होगी ना वापस करने की, वो फौरन व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा कि मैंने आपको दिया, इसी पे वापस करना है। और जो थोड़ा गड़बड़ करेगा समझ आइए क्या है। तो हमेशा कोई भी एग्रीमेंट करें, रिटर्न फॉर्म में ले ले, चाहे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज क्यों ना हो, कुछ ना होने से बेहतर है। अच्छा वापिस आते हैं आपके सवाल की तरफ, ये तो प्रैक्टिकल एडवाइस मैंने आपको दी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न हो तो बेहतर है, लेकिन वर्बल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगला सवाल इसमें पार्टी मुकर जाए, साबित कैसे करेंगे? ये वकील साबित करते हैं। ये कौन साबित करता है? हमें ये तो सिखाया जाएगा कि लॉ क्या कहता है, उस लॉ के ऊपर अमल दरामद, जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस हैं, जो क्या है, लीगल प्रैक्टिसेस है, मोनिस है, लॉ सिखाया जाएगा हमें इस सिलेबस में, प्रैक्टिसेस नहीं। अगर आप एलएलबी कर रहे होते ना, तो आपको यह भी सिखाया जाता कि इस चीज का सबूत कैसे इकट्ठे करना, इस चीज को कैसे साबित करना है, इस चीज को कैसे साबित करना है, वो हमें नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज डिस्प्यूट में गई ना, तो कोर्ट में हमने केस लड़ने नहीं जाना, किसने जाना है? वो देख ले, उसको पता है मैंने कैसे साबित करना, ठीक है। वो बड़े तरीके होते हैं। क्या दुनिया में ऐसा होता है कि कोई मर्डर हुआ, किसी ने देखा, फिर भी कातिल पकड़ा गया, सजा हुई? वो भी तो हो जाता है ना। तो याद रखिए, यहाँ पे तो फिर दो पार्टियां, वहां पे तो सिर्फ एक ही पार्टी, दूसरी पार्टी बेचारी दुनिया में है ही नहीं, तो वहां पे भी पकड़ा जाता है ना, एविडेंस होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होते हैं। तो उस तरीके से ये तो फिर उससे आसान मसला है, तो साबित हो जाते हैं। आइंदा कोई भी चीज आपके जेब में है ना, अगर ये ज़बानी कलामी है तो कैसे साबित होगी, तो हमने परेशान नहीं होना, वो किसने साबित करना है? वकीलों ने। और जो होते हैं ना वकील सही वाले, घाघ किस्म के वकील, वो कर लेते हैं। क्लियर जी? एक्सेप्टेंस समझ आ गई? आपको कोई इतराज तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है? हाँ, जहां जो ज्यादा है वाले हैं वो रिटर्न लाजमी है, वरना नॉर्मल जो हमारे तो सारे नॉर्मल होंगे ज्यादातर। आगे चलते हैं। प्रॉमिस, जब मैंने इनको ऑफर की कि मैं आपको बाइल बेचूं, क्या आप मेरा बाइल खरीदना चाहते हैं, ये ऑफर है। इन्होंने बोला यस, ये है एक्सेप्टेंस। अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये हुआ वादा। इन्होंने मेरे साथ वादा कर लिया। तीन अल्फाज हैं, अब वाद से जेहन में आ रहा है, मैंने कहा चले बता दूं। एक होता है इरादा, एक होता है वादा, और एक होता है मुआहिदा। तीनों में फर्क है। इरादा क्या है?
मैं सोच रहा, ये हमारे केस स्टडी है ऐसी, इसे कहते हैं इंटेंशन। इंटेंशन, इरादा क्या है? इंटेंशन। केस सुन लें, दो सेठ बैठे हुए थे, पास मैनेजर खड़ा हुआ था। एक सेठ दूसरे को कहने लगा, यार मैं सोच रहा हूं कि जो मेरी बेटी से शादी करेगा मैं एक फैक्ट्री उसके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। अब वो मैनेजर सोच रहा, उसने कहा ये तो मुझे 20 साल हो गए खज्जल खारी करके, एमबीए किया, उसके बाद सीए में गया, कैफ के पेपर दिए, फिर यहाँ जॉब पे लग गया, ये तो 1 महीने में मुझे फैक्ट्री मिल सकती है, मुझे तो सारी जिंदगी मेहनत करके कार नहीं अभी तक मिली। तो उसने घर जाके थोड़ा सोचा, उसने कहा सेठ साहब नेक काम में देर ना करें। सेठ साहब ने कहा, शादी के बाद मैनेजर ने कहा, सेठ साहब वो फैक्ट्री? सेठ साहब ने, कौन सी फैक्ट्री? कहा वही जो आप दूसरे सेठ साहब के साथ बैठे एक दफा बात कर रहे थे कि मैं सोच रहा हूं जो मेरी बेटी से शादी करेगा उसको फैक्ट्री दे दूंगा, वो वाली फैक्ट्री। उनका वो तो मैं सिर्फ सोच रहा था, मैंने तुम्हारे साथ ये मुआहदा तो नहीं किया था कि तुम मेरी बेटी से शादी करो तो बदले में मैं तुम्हें फैक्ट्री दूंगा। और वाकई ये बात है। अब वो तो अपना सारी उम्र का दाव लगा बैठा था मैनेजर, वो चला गया अदालत। रियल केस है, थोड़ा जाहिर सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख रहा हूं। गैस करें कोर्ट ने क्या फैसला किया, फैक्ट्री मिलेगी या नहीं? नहीं में क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, इंटेंशन थी, इरादा था, सिर्फ मुआहिदा नहीं था, एग्रीमेंट नहीं हुआ था उसके साथ, इंटेंशन थी सिर्फ। तो अगर मेरा सिर्फ अब देखें एग्जाम में अब आई कैब ने कैसे इसको पूछा, मैंने इनको बोला भाई मेरी गाड़ी खरीदोगे, ये सोच रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं हुई, सोच से अगला स्टेप, इन्होंने अब जहनी तौर पे एग्री कर लिया कि मेरी गाड़ी खरीदनी है, लेकिन मुझे बताया नहीं। इंटेंशन है एक्सेप्ट करने की, लेकिन मुझे बताइए कि एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनका इरादा है। ला कहता है इरादा है ना, वो आपकी जहनी कैफियत का नाम है, मेंटल, उसकी कोई कानून, जो आपके दिमाग में चल रहा है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है जब तक कि आपने दूसरे बंदे को कम्युनिकेट नहीं किया और दूसरा बंदा उसके ऊपर एग्री नहीं हो गया। तो ये जहन में रखिए, इरादा और चीज है, वादा और चीज है, मुआहदा और। इंटेंशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इंटेंशन तो मेरे दिमाग में है सिर्फ। अच्छा, अब मैंने इनको कह दिया क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे, इन्होंने बोल दिया हाँ, तो जब एक्सेप्टेंस होगी ना, ये हुआ प्रॉमिस, वादा हुआ। क्या ये अब इरादे से बात बढ़ गई है, लेकिन एग्रीमेंट तक कभी भी नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची अभी बताता हूं। ये क्या हुआ, प्रॉमिस। ये मेरे से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं ये मुझसे गाड़ी खरीद लेंगे, ठीक है। इसका एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ऑफर एक बंदा करे, दूसरा बंदा एक्सेप्टेंस दे दे, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस के बाद ऑफर नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी, प्रॉमिस बन जाएगी, वादा। अब देखें, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हो सकता है वन साइडेड भी चल जाए, जैसे वालिदैन का प्यार। हम अगर अपने वालिदैन के साथ प्यार ना भी करें ना, उनका प्यार कम नहीं होता, वो कुदरती तौर पे, मिसाल के लिए समझा, वन साइड। लेकिन मुझे बताइए, क्या बिजनेस में ये फेयर होगा कि एक बंदा तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा बंदा नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा? ना। बिजनेस में सिंपल रूल है, क्या, गिव एंड टेक। पर्सनल रिलेशनशिप में होता है बात का गिव एंड गिव एंड। बहन भाई होते हैं ना ऐसे, कोई घर में कोई ना कोई ऐसा बहन भाई में होता है बच्चा जो क्या करता है, जो बच्चा कोई चीज उसको मिलती है ना, वो दूसरे बहन भाइयों को दे देता है, कुर्बानी देने वाला होता है, ठीक है। पर्सनल रिलेशनशिप में ऐसे चल सकता है, लेकिन बिजनेस रिलेशनशिप में लॉ कहता है ऐसे नहीं चलेगा। बिजनेस रिलेशनशिप में क्या होगा, गिव तो टेक, हमेशा यही होगा। हाँ, अगेन देखिए, मैं जो कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं ना, उनकी कुछ एक्सेप्शंस है, हम बाद में पढ़ेंगे कभी कि आगे क्या क्या होता है। फिलहाल सिर्फ इतना जो समझा रहा हूं समझते जाए। तो मुझे बताइए, मैंने इनको कहा भाई क्या आप मेरा मोबाइल खरीदेंगे, इन्होंने कहा यस। जब मैंने बोला था मेरा मोबाइल खरीदेंगे, ये थी ऑफर। जब इन्होंने बोला यस, ये क्या हो गया, प्रॉमिस। लेकिन ये भी वन साइडेड प्रॉमिस है, ये भी वन साइडेड। अच्छा, इसका मतलब है अभी ये प्रॉमिस हुआ है
कि मैंने इनको गाड़ी देनी है, ठीक है भैया, बात पूरी नहीं हुई अभी बात। अब मैं क्या कहा भाई गाड़ी खरीदोगे मेरी? उसने कहा जी सर खरीदूंगा। मैंने कहा ये लो गाड़ी। इन्होंने कहा सर दीजिए गाड़ी। चाबी ली और किक मारी गाड़ी को भाग गए। मैं पीछे से दौड़ता दौड़ता पकड़ लिया इनको। मैंने कहा भाई पैसे किधर हैं? कहने लगे सर पैसे तो एग्री नहीं हुए हमारे, आपने तो पूछा था गाड़ी खरीदोगे, मैंने कहा खरीदूंगा, आपने गाड़ी दी तो मैं ले गया। अब मुझे बताइए क्या ये फेयर ट्रांजैक्शन है? नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्टी दे रही है, एक प्रॉमिस एक तरफ से है। याद रखिएगा दुनिया के हर एग्रीमेंट में दो प्रॉमिस होते हैं, एक पार्टी ए पार्टी बी को करती है और दूसरा पार्टी बी पार्टी ए को करते हैं। अब मेरे पास गाड़ी है, इनके पास पैसे हैं, फर्ज करें गाड़ी मैंने बेचनी है 1 लाख की। अब जरा देखिए, मैंने कहा क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे? इसने कहा यस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। ये प्रॉमिस तो हुआ, वादा तो अभी मुआहिदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी टू साइड, उसकी तरफ से प्रॉमिस होना बाकी है। अच्छा मैं आपको गाड़ी दूंगा, आप बदले में क्या देंगे? देखा 1 लाख रुपया दूंगा। मैंने कहा डन। ये भी तय हो गया कि मैंने गाड़ी बेचनी है और ये भी तय हो गया कि 1 लाख में बेचनी है, ये मुझे 1 लाख देगा। ये है एग्रीमेंट। दो प्रॉमिस हो गए। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस। और जब दोनों पार्टीज म्यूचुअल प्रॉमिसेस करते हैं, म्यूचुअल प्रॉमिसेस का मतलब क्या है? एक मैंने प्रॉमिस किया बी को और दूसरा बी ने प्रॉमिस किया ए को, तो फिर जब म्यूचुअल प्रॉमिसेस होंगे तो फिर बनेगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट सिर्फ गिव एंड गिव पे नहीं बनेगा, किस पे बनेगा? गिव एंड गिव, दोनों पे, दोनों पे। अच्छा यहां पे अब थोड़ा सा मैं वर्ड ऐड कर दूं। एक्सेप्टेंस से पहले पहले अगर स्टोरी हो ना, एक्सेप्टेंस से पहले पहले स्टोरी हो तो हम कहेंगे उसे ऑफर। एक्सेप्टेंस के बाद अगर केस स्टडी चली जाए ना अगले लेवल पे, तो फिर अब आपने ऑफर और ऑफरी की टर्म यूज नहीं करनी, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की टर्म यूज करनी है। समझे? कौन सी टर्म यूज करनी है? प्रॉमिसर। एक्सेप्टेंस से पहले पहले कहानी होगी ऑफर और ऑफरी। कॉमन सेंस है, वो ऑफर वाली स्टेज है। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। तो इसका मतलब क्या है? जब एक्सेप्टेंस हो गई तो फिर अब आपने पार्टीज को ऑफर ऑफरी नहीं बोलना, प्रॉमिसर प्रॉमिसी बोलना है। तो गैस करें जरा, हमारी केस स्टडी के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर, बुक के अंदर ज्यादातर केसेस ऑफर स्टेज वाले होंगे कि एक्सेप्टेंस के बाद वाले? तो आपने कौन सी टर्म बार 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 पढ़नी? बोले प्रॉमिसर प्रॉमिसी, फिर बोले प्रॉमिसर प्रॉमिसी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, प्रॉमिसर। हमारी कहानी के दो किरदार हुआ करेंगे, एक हुआ करेगा प्रॉमिसर, एक हुआ करेगा प्रॉमिसी। प्रॉमिसी एक हुआ करेगा प्रॉमिसर, एक हुआ करेगा प्रॉमिसी। भाई कुछ कुछ बात समझ आई? अच्छा प्रॉमिसर और प्रॉमिसी जरा मुझे लिख के दिखाए, मुझे पता चले लिखना आता है कि नहीं। PROMISOR प्रॉमिसर और PROMISEE प्रॉमिसी। वो एक शेर होता था, क्या था? नुक्ते ने मुजरिम से महरम, कोई इस तरह का था, क्या था? हाँ हाँ, हम दुआ पढ़ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, बहुत सी दुआओं के साथ हैं। तो कभी कभी फर्क पड़ जाता है। ओके, वैसे मुझे याद है, किधर लिखा है प्रॉमिसर प्रॉमिसी? ये बहन जी बाप ने ना सही सही बताना है। इसमें से प्रॉमिसर और प्रॉमिसी क्या क्लियरली पता चल रहा है? आपका क्लियरली पता चल, ये OR है और ये डबल ई है। लेकिन इन भाईजान का
ये देखे इनका आर और डबल, ये देखे ये भी आर ही लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं लग रहा, हल्का हल्का हल्की आंच पे लग रहा है ना। हाँ, केस स्टडी के अंदर याद रखे, अगर प्रोमिजर प्रोमिजर कसूरवार है और आपने जल्दी जल्दी में, कुछ स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग क्लियर होती है, कुछ की हैंडराइटिंग जब वो जल्दी जल्दी लिखते हैं ना तो थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। जल्दी जल्दी में लिखते हुए प्रोमिजर और प्रोमिजी को क्लियरली डिफरेंशिएट स्टिल करना है। अगर आपकी राइटिंग के एंड पे जल्द, क्योंकि जो आखिरी लफ्ज होता है ना अक्सर हमारा, वो हम ऐसे लिख देते हैं, लाइन मार दिया से, बाकी अल्फाज में लाइन मार दें ऐसे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोमिजर और प्रोमिजी में जमीन आसमान का फर्क है। तो जब प्रोमिजर और प्रोमिजी लिखेंगे ना तो इसको आपने जब भी लिखना है बड़ा ही क्लियर करके आखिरी अल्फाज OR या डबल ई ध्यान से लिखने हैं। एग्रीड? चलिए ये वापस आ जाए तो बात कहां पे, हाँ मैं बताना, वो नुक्ते वाला मसला ये था कि एंड पे जो OR अगर ई कर दिया ना आप, अगर उसको लगा कि ये आपने प्रोमिजर नहीं प्रोमिजी लिखा है तो केस स्टडी गलत हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। डन जी? वापिस आ जाए, कहां पे थे हम? प्रोमिजर और प्रोमिजर। अच्छा, मुझे एक पहेली में बचपन में ना स्कूल का जमाना अक्सर याद आता है, स्कूल दोस्त थे ना तो एक पहेली होती थी क्या कि एक जगह पे दो बाप हैं और दो बेटे हैं एक कमरे में, टोटल कितने अफराद हुए? हाँ, तो इसका जवाब होता था 3, क्योंकि एक दादाजी, एक उनका बेटा, एक पोता। तो दादाजी भी बाप है बाप के, और जो वाले साहब है ये भी बाप है बेटे के, 2 बाप हो गए, और 2 बेटे भी हैं। वो कैसे? जो बेटा है वो वाले साहब का बेटा है और जो बाप है वो वाले। अब फोकस करें दरमियान वाली पार्टी पे, वाले साहब पे। वालिद साहब एट द सेम टाइम बाप भी है, एट द सेम टाइम बेटे। भाई ये कैसे हो गया? इट डिपेंड्स। अगर आप दादाजी के कंटेक्स्ट से देखेंगे तो वो बेटे हैं, अगर आप बेटे के कंटेक्स्ट से देखेंगे तो वो वालिद साहब है। भाई ऐसा ही है, आपको जो दरमियान वाली पार्टी है उसके एट द सेम टाइम बाप और बेटा होने पे कोई इतराज तो नहीं है? गुड, शाबाश। उसी तरह ये जहन में रखिए, जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखिए सॉरी एग्रीमेंट हुआ हमारे दरमियान में, तो एग्रीमेंट क्या हुआ? मैंने इन भाईजान को गाड़ी देनी है और इन भाईजान ने मुझे 1 लाख रुपया देना है। कितने प्रॉमिस हुए? कितने प्रॉमिस हुए? अब $1 मिलियन क्वेश्चन, आज के लेक्चर का सबसे टेक्निकल पॉइंट, आज के लेक्चर का, इस एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन समझ आ गई? मैंने गाड़ी बेच दी, इन्होंने 1 लाख रुपया देना। इस एग्रीमेंट के अंदर प्रोमिजर कौन है और प्रोमिजी कौन है? आप कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बने, मैं प्रोमिजर हूं और ये प्रोमिजी है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये ठीक है? ओके, किसी का कोई और ख्याल? गलत। दोनों प्रोमिजर भी हैं, दोनों प्रोमिजी में। कौन प्रोमिजर है कौन प्रोमिजी? इट डिपेंड्स ऑन प्रॉमिस। याद रखें, प्रोमिजर का मतलब क्या है? जिसने कोई काम करना है, जिसने कोई काम करने का वादा किया है। प्रोमिजी का मतलब क्या है? जिसके लिए काम किया जाएगा। प्रोमिजर का मतलब क्या है? जिसने कोई काम करना है। प्रोमिजी का मतलब क्या है? जिसके लिए काम किया जाएगा। कौन प्रोमिजर कौन प्रोमिजी? इट डिपेंड्स ऑन प्रॉमिस। फिर से, कौन प्रोमिजर है कौन प्रोमिजी? इट डिपेंड्स ऑन प्रॉमिस। अगर तो गाड़ी का प्रॉमिस है, गाड़ी देखिए एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस होते हैं ना, एक गाड़ी वाला एक कैश वाला। अगर गाड़ी वाले प्रॉमिस को सामने रखे, इसमें प्रोमिजर कौन है? मैंने वादा किया मैं गाड़ी दूंगा इनको, और प्रोमिजी कौन है? इनको गाड़ी दी जाएगी, मैं गाड़ी दूंगा, प्रोमिजर मैं हूं, इनको गाड़ी देनी है, ये प्रोमिजी है।
लेकिन अगर बात करें कैश की कि 1 लाख इन्होंने मुझे देना है, अब प्रॉमिसर कौन है? वो उन्होंने मुझे पैसे देने, और प्रॉमिसी कौन है? तो एग्रीमेंट में कभी पता है क्या होगा, ड्यू डेट के ऊपर कभी मैं मुकर जाऊंगा कि मैंने नहीं गाड़ी देनी, मुझे कोई और बंदा मिल गया वो ज्यादा पैसे दे रहा है। कभी ये मुकर जाएंगे कि नहीं भैया मुझे कहीं और से सस्ती गाड़ी मिल रही है। अगर केस स्टडी के अंदर ये कहे कि गाड़ी देने वाला मुकर गया, तो अब मुझे बताइए प्रॉमिस कौन सा जिक्र हो रहा है? गाड़ी वाले प्रॉमिस का जिक्र हो रहा है। अब प्रॉमिसर कौन है और प्रॉमिसी कौन है? वो। और अगर केस स्टडी में कहे पैसे देने वाला मुकर गया, अब प्रॉमिसर वो पैसे वाला है, प्रॉमिस बदल गया ना। तो इन शॉर्ट एक एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस होते हैं, हर एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस होते हैं। एक होगा जैसे गाड़ी और दूसरा बदले में कैश वाला। अगर एक प्रॉमिस नंबर 1 की बात करेंगे तो प्रॉमिसर कुछ हो रहा है, प्रॉमिसी कोई और है। प्रॉमिस नंबर 2 की बात करेंगे तो प्रॉमिसर कोई और है, प्रॉमिसी कोई और है। ये चीज समझे? हाँ, प्रॉमिसर का मतलब काम करने वाला और प्रॉमिसी का मतलब जिसके लिए काम किया जाए। मैं ठीक है? चले मैं केस स्टडी अब आई कैप की मेरे ज़हन में आ गया, मैं पूछ रहा हूं। एक पर्सन ने कहा भैया आओ संडे वाले दिन मेरे घर में पेंट कर देना। संडे वाले दिन मेरे घर में पेंट करने वाला संडे को उसके घर गया, उसने कहा भाग जाओ नहीं पेंट करवाना मैंने। अब बताइए इसमें प्रॉमिसर कौन है? नहीं, एक्सेप्टेंस पहले हो गई थी। अब जिस दिन वो परफॉर्म करना था कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस तो पहले हो गई थी। उसने कहा था हाँ भाई इतवार को आज से सर आ जाऊंगा, एक्सेप्टेंस हो गई। अब जिस दिन वो पेंट करने के लिए गया तो घर वाले ने कहा भाग जाओ मैंने नहीं पेंट करवाना। प्रॉमिसर कौन है इसमें? कितने स्टूडेंट ख्याल है पेंट करने वाला प्रॉमिसर है? कितनों का ख्याल है जिसके लिए पेंट किया जाना था वो प्रॉमिसर है? इट डिपेंड्स। अगर तो पेंट करने वाले प्रॉमिस को सामने रखें, क्योंकि इस एग्रीमेंट के 2 हिस्से क्या है? ए ने बी के घर का पेंट करना है, प्रॉमिस नंबर 1, और प्रॉमिस नंबर 2 क्या है? बी ने उसके पैसे देने हैं। अब ये एग्रीमेंट में मसला किस स्टेज पे आया? ए ने बी को जो प्रॉमिस पूरा करना था उस स्टेज पे। तो पेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेंट के प्रॉमिस को सामने रखे। प्रॉमिसर कौन है? पेंट वाला। प्रॉमिसी कौन है? जिसका घर पेंट किया जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस समझ रहे हैं? तो एक एग्रीमेंट के सम करते हैं क्विकली। एक एग्रीमेंट के कितने प्रॉमिस हैं? 2। कौन प्रॉमिसर है, कौन प्रॉमिसी? इट डिपेंड्स ऑन प्रॉमिस। इट डिपेंड्स ऑन, बस इतना काफी है। ठीक है, आगे मजीद चीजें क्लियर होती जाएंगी। डन जी। अच्छा एक चीज और सुन ले, प्रॉमिस नंबर 1 है प्रॉमिस, मैं बता ना गिव एंड टेक। अगर मैंने इनको गाड़ी दी तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है? कैश। ये प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस टू मेरे लिए कंसीडरेशन है। लॉ में एक टर्म बोली जाती है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। मैंने इनको गाड़ी बेचनी है, बदले में पैसे मिलेंगे। मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न क्या है? कैश। 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए को हम क्या कहेंगे? कंसीडरेशन। इन भाईजान ने मुझे 1 लाख रुपया देना है, इनके लिए कंसीडरेशन क्या है? गाड़ी। कंसीडरेशन किसे बोलते हैं? समथिंग इन रिटर्न। अब थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा टेक्निकल अल्फाज में बोलूं। हर एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस होते हैं। प्रॉमिस नंबर 1 की कंसीडरेशन है प्रॉमिस नंबर 2, और प्रॉमिस नंबर 2 की कंसीडरेशन है नंबर 1। और हमारे लॉ का एक बड़ा रूल होता है, आगे चल के चैप्टर 4 में पढ़ेंगे आप, आगे 3-4 में। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। क्या रूल है? इस रूल से भी समझ आती है कि हर एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस होंगे, एक देने वाला, एक लेने वाला। नहीं वो अलग बात है।
एक लेने वाला, समझ आ गई? ओके ओके। प्रॉमिसर प्रॉमिसर, अब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी है, अगर दोनों प्रॉमिस हो जाए फिर उसे क्या बोलते हैं? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, और जब दूसरी पार्टी से भी प्रॉमिस आ जाए यानी यूं कह लीजिए प्रॉमिस प्लस प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, या यूं कह ले प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। डन जी। अच्छा, अब एग्रीमेंट होते हैं आखिरी कंसेप्ट। एग्रीमेंट मतलब हमारा एग्रीमेंट हो गया, मुआहदा हो गया, लेकिन याद रखे हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। दो एग्जांपल। पहली एग्जांपल, ए भाई मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूं, आपने मुझे हफ्ते बाद आधा किलो चर्स देनी है। ये भाईजान मेरे से 1 लाख रुपया लेके चला गया, अब चर्स नहीं दे रहा। मैं कानून का दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? क्या ये एग्रीमेंट? हाँ, वो जो मिलेगा वो इंसाफ नहीं होगा, वो सजा होगी, वो सजा। इसका मतलब वो हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब है वो एग्रीमेंट जिसके ऊपर कानून जबरदस्ती अमल करवाएगा, और जो अमल नहीं करेगा जज उसको जेल भेजेगा, उसे कहते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है। दूसरी कहानी सुने, मुझे पता चल गया था कि ये इन्फोर्सेबल लॉ बाय लॉ नहीं है। ये मेरे से पैसे लेके 1 लाख लेके निकल के आधा किलो चर्स नहीं दी इसने मुझे। मैं क्या नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इस उपका ये भाईजान, ठीक है, ये मैंने कहा भाईजान एक काम है आपसे। इनका भाईजान का नाम है जफर सुपारी। जफर सुपारी, ये बंदा मेरे से 1 लाख लेके भाग गया है, अब इसकी सुपारी मैंने देनी है। 5 लाख रुपया देता हूं, इसको उड़ा दो। 5 लाख रुपया, तो मुझे गुस्सा ही बड़ा है इसके ऊपर। इस जगह मसला ही कोई नहीं है, हमारे कारोबार का असूल है आधे पैसे पहले आधे काम होने के बाद। मैंने कहा ये लो 2.5 लाख। 2.5 लाख है। 2 दिन बाद देखा दोनों होटल में इकट्ठा खाना खा रहे थे। मैं फिर अदालत पहुंच गया। मैंने कहा सर इसको मैंने पैसे दिए थे इसको उड़ाने के लिए, उससे दावतें उड़ा रहा है, उसको नहीं उड़ा रहा। इससे कहें कि इसका काम तमाम करें। क्या ये एग्रीमेंट हो गया था ना? भाई एग्रीमेंट हो गया था, मैंने इन्हें काम कहा था, पैसे दिए थे, तय हो गया था। क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्यों नहीं है? हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा गैस करें, मैंने अदालत में जाके अपील क्या लगाई? मैंने कहा सर यहाँ तो इसे ऑर्डर दीजिए कि ये इसका काम तमाम करें, या मुझे पैसे वापस लेके दीजिए। बताइए जज क्या फैसला करेगा? कोई भी नहीं। जैसे कहेगा इसको अंदर करो, ना मुझे पैसे मिलेंगे। इल्लीगल एग्रीमेंट्स के ऊपर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं होता। तो इससे हमें इन 2 एग्जाम्पल से ये बात समझ में, हाँ लेकिन अगर ये मुझे कहे कि भाई मैं आपकी गाड़ी खरीदूंगा 1 लाख में और ड्यू डेट के ऊपर मुकर जाए, फिर मैं अदालत में जा सकता हूं। ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो कुछ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, वो कुछ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते उनको हम एग्रीमेंट ही बोलते हैं, या वाइड एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड एग्रीमेंट, VOID, वाइड एग्रीमेंट मतलब फारग एग्रीमेंट, जिनकी कोई कानूनी हैसियत। फिर से अगर 2 प्रॉमिसेस इकट्ठे हो जाए, एक प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन भी ऐड हो जाए, वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। क्या सारे एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं? नहीं। कुछ एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं, कुछ नहीं है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट। और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते वो होते हैं वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट की एग्जांपल क्या है? एग्जांपल सुने। पहली एग्जांपल इल्लीगल एग्रीमेंट। पहली एग्जांपल क्या? इल्लीगल। ये क्या है? ये किसी को नुकसान पहुंचाना इल्लीगल एग्रीमेंट की एग्जांपल थी। और क्या एग्जांपल है?
और चर्च वाली एग्जांपल, ये इलीगल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं, एग्रीड। दूसरा कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं? इम्पॉसिबल। भाईजान ने मेरे साथ भाईजान ने कहा सर आप मुझे 10,000 दीजिए, मैं उड़ के दिखाऊंगा। मैंने 10,000 दिए, उड़ के दिखा रहा मुझे। अब बताइए मैं कोर्ट में जाके इनको मजबूर कर सकता हूं कि उड़े? क्यों नहीं? इम्पॉसिबल है। जो एग्रीमेंट इम्पॉसिबल होंगे वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इलीगल भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, और जो पॉसिबल है ये भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगर आप 5 मिनट दें तो कोई 2 केसेस बता दूं आपको। चले अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, असल में ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में अप्लाई होता है, पुराना लाइन। तो इंडिया का एक केस है कि एक घर में किसी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, तो जो उसके वाली वारसान थे वो बड़े परेशान, बड़े रो रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, क्रियाक्रम करने के लिए उसको शमशान घाट ले गए। शमशान घाट जाके चीता को अग्नि देने ही लगे थे, वहां पे एक पंडित आ गया। पंडित कहने लगा क्या? उन्होंने रो रो के बताया हमारे बड़े प्यारे वालिद साहब थे। उन्होंने कहा अच्छा अगर मैं, पिताजी थे। उन्होंने कहा अच्छा अगर मैं अभी इनको जीवित कर दूं तो? उन्होंने कहा ये फिर मसला है। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त मुझे 10 लाख रुपया देना है, और दूसरी शर्त मैंने एक मंत्र पढ़ना है, तुम लोगों ने 10 मिनट तक आंखें बंद करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। दोनों शर्तें पूरी की, 10 मिनट के बाद आंखें खोली, पंडित गायब। उन्होंने इधर उधर घुमा, भाग दौड़ के पंडित को पकड़ लिया और कहा जी जीवित करो पिताजी को। उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं करता। अदालत में ले गए। बताइए एग्रीमेंट था ये? एग्रीमेंट था ये, एग्री हो गया, उन्होंने एग्री किया, उसने कंसीडरेशन दे दी। क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? क्यों नहीं है? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो जो इम्पॉसिबल एग्रीमेंट होंगे वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जो इलीगल होंगे वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जो सोशल, डोमेस्टिक और रिलीजियस एग्रीमेंट्स होंगे वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जो सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस होंगे वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। वैसे तो कंसेप्ट खत्म होगा। अगर इजाजत दें 3 मिनट मुझे और दें, एक केस स्टडी इनकी भी बता दूं। पहले किसकी केस स्टडी हो जाए? सोशल, रिलीजियस के सुनाए। जुम्मे की नमाज के लिए हम बैठे हुए थे, कारी साहब जो थे वो जोशे खताबत में उन्होंने बड़े बड़े फजाइल बयान किए, ठीक है, जन्नत की हूरों के यही सुनना था। और कहा जो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा उसे जन्नत में घर मिलेगा। हम जज्बाती हो गए, हमने कहा इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं है, खड़े होके कहा, लेकिन मंथ एंड पे सैलरी मिलेगी, आधी तनख्वाह मस्जिद की तामीर में लगाऊंगा। उसके बाद घर गए, वापस आए, दोस्त के साथ गए, घूमे फिरे, थोड़ी 1-2 मूवीज देखी, थोड़ा अकल, थोड़ा वापस होश है। हमने कहा ये क्या कर बैठे हम? माहौल बदलता है तो सोच बदल जाती है। तो हम, माहौल बदला, हमारी सोच बदल गई। हमने कहा ये क्या हम वादा कर बैठे हैं? हमने कहा कोई बात नहीं, चलो वादा जो है ये मुकर जाते हैं। हम मुकर गए। कारी साहब आए मंथ एंड के ऊपर, हमने कहा हमने कोई डोनेशन नहीं देनी। बताइए क्या हमारे खिलाफ अगर कारी साहब लीगल एक्शन लेते हैं, क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है। रिलीजियस एग्रीमेंट कुछ केसेस में हो सकता है, वो बाद में फिर कभी पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्या है? तो रिलीजियस एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। दूसरा एग्रीमेंट कौन सा है? डोमेस्टिक है। सोशल क्या? दोस्त को हमने कहा है दोस्त, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, एक दफा फिर से देखेंगे इंडिया को जीतते हुए, इकट्ठे बैठ के आओ जरा, हम आपस में मेरे घर आ जाना, बैठ के दावत करेंगे, पार्टी करेंगे, तुम्हारे लिए खाना बनवाऊंगा मैं। उस दिन भाई आ गया ये। हमने कहा ये तो तुम सचमुच आ गए हो, हमने तो कोई इंतजाम, कुछ लेके आए हो साथ? उसने कहा लेके क्या, दावत तुम्हारे घर नहीं थी? हमने कहा हमारे घर तो कोई दावत नहीं है। हम मुकर गए। इसने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं अपने घर से उठ के तुम्हारे पास आया हूं, आने जाने का, इन ड्राइव के ऊपर आया हूं, आने जाने का किराया दे दो मुझे। हमने कहा कोई किराया नहीं है। इसने केस कर दिया कि सर या तो इसे कहे मेरी दावत करे या मैं किराया वापस कर। बताइए क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं है। क्यों नहीं है? सोशल एग्रीमेंट्स में इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि रोजमर्रा के मामलात में तो कानून को दरमियान में ना लेके आए। असल में लॉ ये बताना चाह रहा है
कि रोजमर्रा के जो छोटे मोटे मामलात होते हैं ना, उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, उनमें कानून को दरमियान में नहीं आना चाहिए, ये है असल मकसद। आखिरी एग्जांपल डोमेस्टिक एग्रीमेंट। अब ये रियल केस, ये भी रियल केस। हस्बैंड ने कहा वाइफ से, भाई मेरे वीकेंड पे दोस्त आने वाले हैं, अगर तुम अच्छा सा खाना बनाओगी ना तुम्हारे लिए साड़ी का तोहफा दूंगा। वाइफ बहुत, उसने कहा मसला ही क्यों नहीं, खाना तो रोज बनाते हो, मैं चलो थोड़ा सा ज्यादा खाना बनाया। दोस्त बड़े खुश हो गए, वाह वाह वाह, चले गए। अगले दिन वाइफ ने बोला वो साड़ी का तोहफा। शोहर कहने लगा साड़ी, कौन सी साड़ी, कौन किधर की साड़ी, कोई साड़ी वाड़ी भाग जाओ, कोई नहीं। वाइफ ने कहा अच्छा, केस कर दिया। बताइए क्या साड़ी मिलेगी या नहीं? क्यों नहीं मिलेगी? डोमेस्टिक एग्रीमेंट। लॉ कहता है ये रोजमर्रा के मामला, जो छोटे मोटे मामला, जो फैमिली मैटर्स होते हैं, इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, ये अमूमी तौर पे होते हैं। इनमें इंटेंशन टू क्रिएट, इसलिए ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हो ही नहीं सकते, इसका यह मतलब नहीं है कि मियां बीवी के दरमियान में लीगल एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, इसका यह मतलब नहीं है दो दोस्त एक दूसरे के साथ कोई सेल परचेज कर ही नहीं सकते, इसका यह मतलब नहीं है एक भाई दूसरे भाई को अपना घर बेच ही नहीं सकता, यह मतलब नहीं है। बाय डिफॉल्ट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगर यही एग्रीमेंट लिखत पढ़त में कर लिया जाए, एग्रीमेंट में लिख दिया जाए कि ये इंटेंशन टू क्रिएट, तो हो भी सकता है। लेकिन जनरल रूल क्या है कि जो घरेलू मामलात होते हैं, जो दोस्ताना मामलात होते हैं, जो रिश्तेदारी के आम मामलात होते हैं, इनमें जो वादे किए जाते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ऐसा ही है ना? हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात है। ये ना हो कि कल मैं कह दूं आपको कि भाई कल मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और कल मैं आपको ये कह दूं कि भाई फोटोकॉपी शॉप पे जाके खुद नोट्स खरीद लो, तो आप मेरे खिलाफ केस कर दें कि सर एक दिन पहले तो आपने कहा था कि मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है, और अगले दिन कह रहे हैं आप कि आप खुद खरीद लें, ये एग्रीमेंट की वायलेशन है आपके खिलाफ, तो हम केस करते हैं। अगर ये केस करेंगे मेरे खिलाफ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये सोशल एग्रीमेंट समझा जाएगा, सोशल एग्रीमेंट समझा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है टीचर स्टूडेंट के दरमियान में एग्रीमेंट नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर आप मेरी गाड़ी खरीदना चाहे ना, उसका एग्रीमेंट हो सकता है, 1 लाख में। आपने अभी गाड़ी नहीं देखी है मेरी इसलिए। चलिए, कुछ समझ आया आपको? चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।